हम लोगों ने लिगेंड्स के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था और मोनोडेंटेट लिगेंड की हम लोगों ने बात कर ली थी। मोनोडेंटेट लिगेंड में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर आपका 2 होगा बेटा। तो सर सेकंड मोनोडेंटेट लिगेंड्स में जो एक तरफ से डोनेट कर सकते हैं उन्हें मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। और इसमें 3 पार्ट मैंने आपको लिखा दिए थे। पहला पार्ट पॉजिटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल। इन तीनों के बारे में हम बात कर चुके थे। बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड्स का मतलब जो दो मतलब दो एटम which have two dentation sites। एग्जाम्पल्स एक एक करके देखते जाओ, समझते जाओ। पहला है सिमेट्रिकल बाइडेंट। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का मतलब दोनों डोनर एटम बिल्कुल सेम स्टेट, सेम हाइब्रिडाइजेशन, कोई अंतर। इसका नाम है इथाइलिन डाई एमीन। इसको बेटा EN भी कहते हैं। ध्यान दो, ये भी NH2 और ये भी NH2, दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है और दोनों कार्बन से लगे। ये CH2 की भी स्टेट से। ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर। इस स्टेट में जो चिलेट रिंग बनेगी, चिलेट रिंग, वो 5 मेंबर्ड है एंड इज स्टेबल। ध्यान रखना, मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल आपको दिया था जिसमें चिलेट रिंग 3 मेंबर्ड बन रही थी और वो अनस्टेबल थी, इसलिए हाइड्रोजन मोनोडेंटेट। लेकिन इथाइलिन डायमीन, इसमें चिलेट रिंग जो है 5 मेंबर्ड बन रही है, एक ही चिलेट रिंग बन रही है, दोनों नाइट्रोजन सेम स्टेट में है, इसलिए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कहलाए। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका हो सकता है, और भी एग्जाम बताऊंगा, पहले मैं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में क्लासिफाई कर लेता हूं इसे। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट में GLY ग्लाइसिन, इस पर एक नेगेटिव। बेटा एक तो नाइट्रोजन डोनर एटम होता है CH2, CO O नेगेटिव, एक ऑक्सीजन डोनर एटम। इसमें भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है 1 2 3 4 5। 5 मेंबर्ड स्टेबल जो चिलेट रिंग बन रही है, चिलेट रिंग वो 5 मेंबर्ड है, स्टेबल है।
और इसमें एक तरफ से नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, एक तरफ से ऑक्सीजन। ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो मेरे हिसाब से अब आप पहचान लोगे कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा अनसिमेट्रिकल है। और अगर दो तरफ से डोनेशन हो रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे बेटे बाइडेंटेट लिगेंड। एक आधा एग्जांपल और देखिए, जैसे सिमेट्रिकल में एक एग्जांपल मैंने ये दिया आपको, एक एग्जांपल एक आध दो और दे देता हूँ आपको। जैसे ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो OX कहा जाता है, इस पर दो निगेटिव होता है। ध्यान दो, COO निगेटिव, सिंगल बॉन्ड COO निगेटिव। चिलेट रिंग, एक चिलेट रिंग बनेगी, बाइडेंटेट लिगेंड है। और जो चिलेट रिंग बनेगी वो स्टेबल 5 में। चिलेट रिंग स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की भी बढ़ाएगी। जितनी ज्यादा चिलेट रिंग बन जाएंगी कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा। बाइडेंटेट लिगेंड है तो बाइडेंटेट लिगेंड में एक चिलेट रिंग बनी। एक आध दो एग्जांपल और देखिए बाइडेंटेट लिगेंड। मैं कहूं PN, जैसे EN था वैसे ही मैं कहूं PN। PN का मतलब है बेटा प्रोपाइलीन डाइएमीन। डाइएमीन, प्रोपाइलीन डाइएमीन का क्या मतलब? प्रोपाइलीन स्ट्रक्चर, प्रोपीन अगर आप देखें तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। प्रोपीन इस प्रोपाइलीन से आपके दो एमीन लगे हुए, तो एक एमीन बेटा यहां लगा दे और एक एमीन बच्चे यहां लगा दे। अब स्टेप वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो, ये CH आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, CH। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही? बेटा यहां से ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, बोलो बेटा, दो सिमेट्रिकल हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ गया सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। इसमें भी जो चिलेट रिंग बनेगी, जो चिलेट रिंग बनेगी that is equal to 5 and this chilate ring will be stuck, क्योंकि 5 membered chilate हो जाएगा। अच्छा, मैं BN की बात करूं, BN मतलब ब्यूटाइलिन डाइएमीन। ब्यूटाइलिन का मतलब ब्यूट 2 इन की बात मैं कर रहा हूं। बोलो बेटा, दोनों तरफ क्या लगा दो? अमीन। और ये दोनों sp3 नाइट्रोजन NH2 NH2 दोनों सेम स्टेट में है, सेम स्टेट उनसे लगे हुए हैं। ये ब्यूटाइलिन डाइएमीन हमारे पास हो जाए। बेटे IUPAC नाम भी लिखा जा सकता है ब्यूटाइलिन डाइएमीन की जगह ब्यूटेन 2,3 डाइएमीन। इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है प्रोपीन 1,2 डाइएमीन। इथेन में लिखा जा सकता, इथाइलिन डाइएमीन में इथेन 1,2 डाइएमीन नाम लिखते हैं। IUPAC नाम भी लिखा जा सकता है। ब्यूटेन बताओ अपने आप, ब्यूटेन 2,3 डाइएमीन याद रखोगे। IUPAC भी इसका लिखा जा सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है वो भी देखिए, DIPY। DIPY न्यूट्रल लिगेंड है, डाइपाइरिडिल।
स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा रहा हूं। ये भी 5 मेंबर चिलेट, सिमेट्रिकल मैजिक। और ये भी सिमेट्रिकल 5। मेरी बात समझ में आ रही? यस। एक और है, एसिटाइल एसिटनेटो, AC AC और इसके ऊपर माइनस। ध्यान दीजिए, O पर निगेटिव है बेटे। आपको मैंने टाटोमेरिज्म पढ़ाई है। टाटोमेरिक स्ट्रक्चर, इनोलाइजेशन, ये डेवलप होगा। और ध्यान दो, ये निगेटिव और ये O, ये दोनों से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा। 1 2 3 4 5 6 आपकी जो रिंग है that is equal to 6 member। 6 member। मुझे ये बताओ, देखो मैंने एक एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मुझे आप ये बताइए कि मैंने आपको जो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बताया उसके अकॉर्डिंग ये पहला एग्जाम्पल है। सॉरी, ऊपर कितने हो गए थे? 2 सर एक वैसे तो हाँ 3 एग्जाम्पल तो ऊपर मैंने बता दिए थे। यस। चलिए, चौथा एग्जाम्पल बाइडेंटेट का PN, पांचवा एग्जाम्पल बाइडेंटेट का BN, छठा एग्जाम्पल डाइपैरेडल, और ये 7। बेटा ये 7वें के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एसिटाइल एसिटिलेट। ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल, अच्छा। ये सिमेट्रिकल है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? बेटे अगर आपको टाटोमेरिज्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो ये O नेगेटिव यहाँ पर भी आ सकता है और O नेगेटिव यहाँ पर भी आ सकता है। ये रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट है, नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा लोड पे, तो ये इधर भी हो सकता है। तो डोनर एटम जो है इस O पे नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड हो सकता है और इधर चला जाएगा तो यहाँ पर O नेगेटिव हो सकता है और यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड हो सकता है। तो ध्यान रखिए, एसिटनेटो इज आल्सो ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। बोलो भैया, समझ बात आ गई? नहीं? ठीक है। यस। सो 6 मेंबर होने से क्या मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी? बिल्कुल, 6 membered chelate is more stable than the 5 membered chelate. Next, polydentate ligands. क्या मतलब हो गया? Having more than 2 dentation sites, 2 से ज्यादा dentation sites प्रेजेंट होती हैं। वैसे तो सारे बाइडेंटेट लिगेंड भी पॉलीडेंटेट ही कहलाए।
जितने भी बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड हैं वो सारे के सारे चिलेट बनाएंगे। तो इसीलिए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड्स भी कहा जा सकता है। एक और लिख लीजिए, ऑल बाइडेंटेट and polydentate ligands are also known as chelating ligands. Next, अगर आप नंबर ऑफ चिलेट रिंग निकालना चाहो किसी नंबर ऑफ चिलेट, क्योंकि पॉलीडेंटेट है तो एक से ज्यादा चिलेट रिंग बनेगी, दैट इज इक्वल टू इसकी डेंटिसिटी निकाल दो किसी भी लिगेंड की, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, पेंटाडेंटेट है, डेंटिसिटी -1, आपको नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स मिल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, चलिए एक एक करके एग्जांपल देखते जाइए। एग्जांपल नंबर 1, DIEN। DIEN मतलब डाईइथाइलिन ट्राइएमीन, डाईइथाइलिन ट्राइएमीन। अब डाईइथाइलिन ट्राइएमीन का स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखिए, दो रिंग बन जाएगी। हाँ, समझ बात आगे नहीं आ गई? सही है, रिंग बन जाएगी, NH और 2 इथाइलिन मॉलिक्यूल है। और बेटा देयर इज ए ट्राइएमीन, तो एक NH यहाँ और एक यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर एक मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये लोन पेयर तो इधर से डायरेक्ट दे देगा, ये लोन पेयर इधर से देगा और ये लोन पेयर इधर से। हाउ मेनी चिलेट रिंग्स आर फॉर्म्ड? नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स आर 2 बिकॉज द डेंसिटी इज 3। तो ध्यान रखिएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग density -1, that is equal to 2, and both the chilate rings are 1 2 3 4 5, both are 5 member। दोनों चिलेट रिंग क्या है बेटा? 5 मेंबर। नंबर ऑफ चिलेट रिंग आपके पास आ जाएगा डेंसिटी -, ठीक है बेटा? यस सर। नंबर सेकंड, इसी तरीके से जो है आप एक और बना सकते हो, ट्राइन, नाम बताइए, ट्राइथाइलिन, ट्राइथाइलिन टेट्रा एमीन। ट्राइथाइलिन टेट्राएमीन एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे स्ट्रक्चर? यस सर। NH2 CH2 CH2 NH CH2 NH NH, बोलो बेटे। यस। 1 2 3 4, थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। डेंसिटी आ गई 4, तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग 3 आ जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा है? मेटल लगा दो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ एक मेटल लगा दो, ठीक है ना? तो एक लिगेंड तो यहां से दे रहा, एक यहां से दे रहा,
एक यहाँ से दे रहा है और एक ये भी तो देगा बेटा। यस सर। तो 1 2 3, द नंबर ऑफ चिलेट रिंग विल बी 3, डेंटिसिटी विल बी 4। बोलो बेटा। 4। यस। तो जो डेंटिसिटी है that is equal to 4 और नंबर ऑफ चिलेट रिंग 3 rings is equal to 3. next example and a very important example of chemistry, EDTA। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये जो EDTA है, it is a hexadentate ligand having the name Ethylene diamine diamine tetra tetraacetate। acid. बना के दिखाता हूं आपको। ये इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर था। इस नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसीज पर एसीटेट आए, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर बनाना? इथाइलिन डायमीन नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसीज को एसीटेट आयन ने चार तो एसीटेट आयन के नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं और 2 ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है। 3D स्ट्रक्चर होगा तो इस 2D पर बनाया नहीं जा सकता। ये आपस में मेटल को हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरीके से दिखाई। इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जो मैंने EDTA बनाया है, मैं लिख देता हूं आपके पास, जो EDTA मैंने बनाया है उस पर 4 नेगेटिव मैंने दिखाए। It can also act as a flexidentate ligand and EDTA may be of 3 negative। इसका मतलब हो सकता है कि एक के साथ HN अटैच हो जाए और वो 3 नेगेटिव का काम करे। अच्छा। इसका मतलब ये पेंटाडेंटेट और टेट्राडेंटेट का भी काम कर सकता है और ये पेंटाडेंटेट और टेट्राडेंटेट का भी काम कर सकता है। इसका मतलब 3 काम हो गए, हेक्साडेंटेट हो गया, पेंटाडेंटेट हो गया, टेट्राडेंटेट हो गया। That's why these type of ligands are also known as the flexidentate ligand। इस तरीके के लिगेंड हम लोग flexidentate ligand कहते हैं। इस तरीके के लिगेंड्स में डेंटिसिटी चेंज हो रही है, डेंटिसिटी जो है चेंज होती है, नंबर ऑफ चिलेट रिंग भी चेंज होते हैं और डेंटिसिटी जब लगातार चेंज हो सकती है तो लिगेंड्स फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इट मींस दोज लिगेंड्स which are flexible for dentation, they can, जहां पर डेंटेशन आपका एक बार हेक्साडेंटेट की तरीके से, कभी पेंटाडेंटेट की तरीके से, कभी टेट्राडेंटेट की तरीके से काम करेगा तो उस केस में उसको फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अगर आपके पास EDTA 4 नेगेटिव है तो EDTA 4 नेगेटिव के केस में आपके पास हेक्साडेंटेट लिगेंड है तो उस समय डेंटिसिटी 6 है तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स इसकी हो जाएंगी 5। EDTA 4 नेगेटिव है, मैं लिख देता हूँ। इसकी डेंटिसिटी कितनी इस समय? 6। डेंसिटी इज इक्वल टू 6 तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग क्या होगी? 5। चिलेट रिंग इज इक्वल टू 5। लेकिन अगर हम इसकी डेंसिटी जो है मैं 5 कर दूं तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग 4 हो जाएगी। तो it can also act as a flexidentate ligand because it can also act as a pentadentate or a tetradentate ligand। ठीक है? Yes। It can change its denticity, thus is referred as flexidentate।
इसलिए इसे the ligand which is flexible for dentation is flexi-dentate ligands. dentate ligands. नेक्स्ट आता है बेटा आपका देखो, एक दो एग्जाम्पल मैं फ्लेक्सी-डेंटेट में आपको और दे दूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको फ्लेक्सी-डेंटेट का एक आध एग्जाम्पल और दे दूं। मैं एक एग्जाम्पल तो मैंने EDTA दे ही दिया, एक आध एग्जाम्पल और देखो। जैसे मैं कहूं SO4 2 नेगेटिव, मैं कहूं PO4 3 नेगेटिव, मैं कहूं CO3 2 नेगेटिव, ये भी फ्लेक्सी-डेंटेट की तरीके से काम कर सकते हैं। एक आध एग्जांपल देखिए। वैसे तो आप जानते हो कि जो SO4 सल्फेट आयन है वो मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है। लेकिन बेटा सल्फेट आयन कैन आल्सो एक्ट एज ए बाइडेंटेट लिगेंड because it is forming the four-membered ring, four-membered chelate, which is not quite stable, but बहुत ज्यादा अनस्टेबल। ऐसा भी नहीं है कि वो जो है बिल्कुल भी स्टेबलाइज न कर सके। हाँ, इट इज नॉट क्वाइट स्टेबल, मैं मानता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। जैसे सल्फेट आयन का मैंने एग्जांपल दिया, तो इसके लिए इट कैन एक्ट एज bidentate as well as monodentate ligand। इसीलिए इसको हम लोगों ने फ्लेक्सी-डेंटेट लिगेंड कैटेगरी में रखा है। तो ऐसे लिगेंड्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा केस नहीं है जैसे मैं अलग से आपको बताऊं। मुझे यही बताना पड़ेगा कि those ligands which are flexible for dentation will be referred as flexi-dentate ligand। उनको हम फ्लेक्सी-डेंटेट लिगेंड की तरीके से रखें। मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट दोनों की तरीके से काम करेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो। वैसे ऐसे एग्जाम्पल्स बेटे काफी कम हैं, लेकिन हैं। देखो मैं बताता हूँ। एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, CO NH3 whole 5 SO4 Cl। This is the cobalt complex having the oxidation state of 3 positive। और 3 पॉजिटिव में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमेशा 6 का होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब 5 अमोनिया और 1 सल्फेट है। 5 अमोनिया और 1 सल्फेट आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका मतलब यहाँ सल्फेट आयन मोनोडेंटेट की तरीके से काम कर रहा है। निकाल के देख लो, मैं बता देता हूँ। x + 0 - 2 - 1 बराबर 0, तो x = +3। बेटे यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, कोबाल्ट En whole twice SO4 और Cl। बेटा यहाँ पर भी जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। x + 0, En में तो कोई चार्ज नहीं, -2 - 1 = 0, तो x = +3। तो इसका मतलब अगर +3 है तो इसका भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड टू द लिगेंड। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है? 5 अमोनिया लगे हुए हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहाँ से डोनेट कर रहा है। सल्फेट आयन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो। इथाइलिन डाइअमीन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है? 1 इथाइलिन डाइअमीन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो 2 इथाइलिन डाइअमीन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो मैं यह लिख देता हूँ आपके समझने के लिए कि ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6। कैसे हुआ? 4
बाई, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बाई 2 EN लिगेंड्स। EN लिगेंड्स। वो EN लिगेंड्स लगे हुए हैं, बोलो भैया, वो Yes. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर, डोनेट करेंगे, प्लस बताओ 2 बाई, सल्फेट 2 करेंगे, अरे SO4 SO4 2। माइनस। तो हियर सल्फेट, मैं यहां लिख सकता हूं सल्फेट बाइडेंटेट, बाइडेंटेट। और यहां जो सल्फेट है, हियर सल्फेट इज मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट। एक स्टेप मैंने आगे मुझे चलना पड़ा थोड़ा सा फ्लेक्सी डेंटेट समझाने के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर, वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ी सिंपल सी चीज है, ये लगभग बच्चों को आती है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड। अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो जो है कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही हो जाता है जितने लिगेंड लगे। लेकिन अगर बाइडेंटेट लिगेंड है या ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोगों को कैलकुलेट करने पड़ेंगे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है। अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 5 अमोनिया और 1 सल्फेट आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। लेकिन EN एक बाइडेंटेट लिगेंड है, एक EN 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, 2 EN 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो 4 यहां से और सल्फेट आयन के 2, 4 और 2 6, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो चूंकि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, इसलिए हमको यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ सल्फेट आयन एक बाइडेंटेट की तरीके से काम कर रहा है। तो सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, these can act as a monodentate as well as a bidentate ligand. Hence, these are known as flexi-dentate ligands. Now, the last type is ambidentate ligands. जरा ध्यान से देखिए। पॉलीडेंटेट के बाद में, पॉलीडेंटेट के बाद एम्बीडेंटेट। मतलब जिसकी साइड चेंज हो जाती है। गुड। ambidentate ligands. Ambidentate ligands, these have 2 dentation sites. But can only use one of them at a time. क्या मतलब हुआ इसका बेटा? एक बार में किसी एक डेंटेशन साइट का ही यूज कर सकते। जैसे ध्यान दो, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड पे एक नेगेटिव चार्ज होता है और ये मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। यहां डोनर एटम कार्बन, अगर डोनर एटम कार्बन है तो इसका ओल्ड नेम होता था साइनाइडो। लेकिन मैंने आपको उस दिन समझाया था कि नया नाम जो है चेंज कर दिया गया है, तो नया नाम हो जाएगा साइनाइडो सी। ये 2004 का रिकमेंडेशन है बेटा। चलिए, क्या CN और किसी भी स्टेट में दिखाई दे सकता है? जी हाँ, एक स्टेट NC की भी दिखाई दे सकती है इसकी। और अगर NC की दिखाई दे रही है तो जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। अगर डोनर एटम नाइट्रोजन है तो इसको पुराना नाम इसका होता था आइसो साइनाइडो, नया नाम इसका हो जाएगा साइनाइडो N। याद रखोगे बेटा? जैसे इसी तरीके से अगर बेटा ऑक्सीजन डोनर एटम, ऐसे CN लगा हुआ एंड डोनर एटम इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा साइनेटो, पुराना नाम।
नया नाम हो जाएगा उसका साइनेटो ओ, साइनेटो ओ। अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, द डोनर एटम इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे मेटल को, तो उसको आइसोसाइनेटो करें। और इसी का नया नाम हो जाएगा साइनेटो। बोलो एन। मेरी बात समझ में आ रही? यस। इसी तरीके से अगर सल्फर, बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, सल्फर डोनर है, सल्फर, वेरी गुड, थायो वर्ड यूज हो जाए, ठीक है ना? तो इसको कहेंगे थायो साइनेटो एस। और अगर डोनर एटम नाइट्रोजन हो तो थायोसाइनेटो एन। एन। डोनर एटम अगर नाइट्रोजन है, डोनर एटम अगर नाइट्रोजन है, तो थायो साइनेटो एन, जिसको आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं, उसको थायोसाइनेटो एन। एन। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ रही है? यस। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हमारा। इफ द डोनर एटम इज ऑक्सीजन, if the donor atom is oxygen, then it is nitrito, nitrito O, जिसे सिर्फ नाइट्राइटो भी कहते थे पहले। और इफ द डोनर एटम इज नाइट्रोजन, मान लीजिए डोनर एटम नाइट्रोजन, NO2 लिखा जाता था, और उस केस में इसको कहा जाएगा नाइट्राइटो एन। जिसको नाइट्रो कहा जाता था उसको इस केस में अब कहा जाएगा नाइट्राइटो एन। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके पास, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि व्हेन द डोनर एटम इज चेंज्ड, द लिगेंड इज आल्सो चेंज्ड। तो लिगेंड का डोनर एटम चेंज हो रहा है, लिगेंड का स्ट्रक्चर तो जो है वही है, बट द डोनर एटम इज, इफ द डोनर एटम इज चेंजिंग, द ligand is also changed. So this type of ligands having two donation site but at a time can only use one of them are known as the ambidentate ligand. अगला बेटा ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। So here the flexibility is for the dentation. डेंटेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, और अगर डेंटेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है तो इसको फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ये नॉर्मल NCERT के बेस्ड पर कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको बताया। अब थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ा रहा हूं, है तो ये भी NCERT से बाहर तो हम लोग कुछ पढ़ा ही नहीं सकते बेटे, लेकिन थोड़ा सा माइंड ब्रॉड करना। अब तक मैंने जिन भी लिगेंड्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, वो सारे के सारे लिगेंड्स में डायरेक्ट डेफिनेशन दिखाई दे रही है कि विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम। इस तरीके के लिगेंड्स को क्लासिकल लिगेंड्स कहा जाता है, नॉर्मल लिगेंड्स कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि with the donation of electron pair to the central metal atom, they are also accepting the electron from the central metal atom. कुछ ऐसे भी लिगेंड है जो साथ में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके के लिगेंड्स को नॉन क्लासिकल लिगेंड्स या पाई एसिड लिगेंड्स या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कहते हैं।
अच्छा, एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और है, तो इट इज ऑल्सो द एनसीईआरटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी ने से आपके एकदम लास्ट में दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग नोन एज द सिनर्जिक बॉन्डिंग। बहुत बढ़िया प्यारा डायग्राम है उसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग का। तो ये मत समझना हम एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं, प्योरली एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी ने जिसको 4 लाइन में खत्म कर दिया है, 4-5 लाइन, उसको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि अगला किस तरीके का क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। पहला तो सामान्य नॉर्मल क्लासिफिकेशन हमारा। तो क्लासिफिकेशन of ligands on the basis of electron donating or electron accepting nature। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। तो नंबर पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड्स, नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड्स। नॉर्मल और क्लासिकल ligands which only donate the electron pair to central metal atom। मतलब जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे, डायरेक्ट सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। एग्जाम्पल ऊपर वाले सारे जितने भी तुमको याद है सारे लिख दो। OH नेगेटिव, N-3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, अमोनिया, वाटर, जो तुमको याद है सारे। These are such ligands which have only one tendency to donate the electron pair to central metal। नंबर दूसरा है नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स और इन्हीं का नाम है पाई एसिड लिगेंड्स। इन्हीं का नाम है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। डेफिनेशन है लिगेंड्स which donate the electron pair to central metal atom but simultaneously accepts the electron pair from central metal atom through back bonding।
वैसे तो बैक बॉन्डिंग आपको मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. बैक बॉन्डिंग इन देयर वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. मैं लिख दूं क्या? एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है. एग्जाम्पल देखो. वैसे तो पाई स्टार मैंने लिख दिया है, समझ में आ जाना चाहिए. एग्जाम्पल देखो. CO NO पॉजिटिव, R3P एटसेट्रा. सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके में है वो CO है, जिसकी हम बात कर रहे हैं. This type of bonding is also known as the synergistic bonding. देखो है क्या, मान लो ये मेटल, इस मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है CO. CO तो ऐसे ही बनेगा भाई. मेटल के पास d ऑर्बिटल है. d ऑर्बिटल को मैं ऐसे बना रहा हूं. और इसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. मैं इलेक्ट्रॉन भी दिखा रहा हूं. ठीक है भैया. ये इलेक्ट्रॉन सब. नॉर्मल सेंस तो यही था कि कार्बोनिल लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देगा और ये एक सिग्मा बॉन्ड टाइप बन जाए. लेकिन होता क्या है, कार्बोनिल CO के पास जो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल हैं, इस एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल को मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं. जो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है वो वेकेंट है. इस तरीके से बनाए जा सकते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल. एंटी बॉन्डिंग में तो यही शेप पाई गई है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ये जो वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या काम करते हैं, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं. बेटा एक बात, इस बीच वाले बॉन्ड को मैंने सिग्मा ही बताया था ना आपको. यस. मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूं कि देयर इज ए ऑर्बिटल ओवरलैप. हाँ, सिग्मा. अरे भैया, एक ऑर्बिटल ओवरलैप दिखा सकता हूं मैं आपको. यस सर. बोलो भैया. देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल. तो इसको मैं सिग्मा बॉन्ड कह सकता, नहीं कह सकता? यस सर. अब जरा इधर ध्यान से देखिएगा. ये जो CO हमारा बना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल एटम को डोनेट किए. तो ये जो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब CO बॉन्ड था, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा डिक्रीज किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल एटम के पास जा रही है. मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को CO को दिया. तो मेटल टू कार्बन जो बॉन्ड है उसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है और ऊपर से ये पाई बॉन्ड बन रहा है. देखो ध्यान से. तो द पार्शियल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन द कार्बन टू मेटल बॉन्ड. सिग्मा के साथ पार्शियल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस हो रही. दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, this type of back bonding is known as synergic bonding. सर ये पार्शियल मतलब या भाई
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड कहाँ बनता है बेटा, आप खुद ही बताओ। हाँ। नाम ही है एंटी बॉन्डिंग, तो पार्शियली तो बन रहा है, कंप्लीट पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन तो हम नहीं कह सकते ना इसे। नहीं कह सकते हैं, सही बात। दूसरी बात, मेटल की तो कोई टेंडेंसी नहीं होती ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। नहीं। भाई मेटल तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा उसे। देगा। लेकिन उल्टा काम हो रहा है ना, मेटल की तो कोई टेंडेंसी नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, फिर भी मेटल पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन दे एज रहा है। बैक बॉन्डिंग। इसीलिए इसको कहा गया। देखो ना ध्यान से, नाम देखो, यस सर। बैक। उल्टा काम हो रहा है यार, जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। देयर इज हो अ रहा बैक बॉन्डिंग, and this type of back bonding where the partial pi bond formation is going to be takes place is forming in between the carbon and the metal is known as synergic bonding. बॉन्डिंग। अच्छा, इस synergic bonding से क्या क्या चीजें हो रही, जरा ध्यान से देखिए। इस synergic bonding के कारण कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक। और मेटल टू कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर मैं एक चीज और लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखिए। मैं लिख रहा हूं ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, थोड़ा आगे के पेज में लिखता हूं। ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्ड, मेटल टू कार्बन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इंक्रीज हो रही। वेरी गुड, इंक्रीज हो रही। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही तो मैं ये कह सकता हूं ना कि मेटल टू कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो। डिक्रीज हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि देखो बेटा, बन तो नहीं रहा, ये तो मैं भी जानता हूं कि एंटी बॉन्डिंग के साथ कोई इस तरीके का फॉर्मेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, बट द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इज अपीयरिंग, तो लिख सकता हूं ड्यू टू appearance of partial double bond, करेक्ट। अच्छा, दूसरी बात, ये तो पहली बात होगी। अच्छा, दूसरी बात क्या हो रही है? दूसरी बात कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो लगातार डिक्रीज हो, तो कार्बन टू ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो लगातार इंक्रीज हो। बोलो भैया, मेरी बात समझ आ रही नहीं यार? यस। थोड़ा सा ध्यान देना, मेटल टू कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ लगातार इंक्रीज हो रहा है, मेटल टू कार्बन का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है, कार्बन टू ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है और बॉन्ड हो रहा है, इंक्रीज हो। लेकिन सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि मेटल तैयार हो इलेक्ट्रॉन देने के लिए। मेटल इतनी आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या? देगा नहीं। आसानी से तैयार हो जाएगा क्या इलेक्ट्रॉन देने के लिए? मेटल इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार तो होगा, क्योंकि मेटल इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए सिनर्जिक बॉन्डिंग उस केस में अच्छी होगी जिस केस में मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अच्छा। अरे भाई, मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार भी तो होना चाहिए, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना आप मेटल से। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, लेकिन सिनर्जिक बॉन्डिंग उस केस में ज्यादा अच्छी होगी जिस केस में मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी हो। इसका मतलब if the electron density on the metal increases, the synergic bonding also increases. Increases.
सिनर्जिक बॉन्डिंग ऑल्सो इंक्रीज। also increases. अब सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण क्या हो रहा है, ये तो मैंने आपको दोनों पॉइंट लिखा थी। तो तीसरा पॉइंट मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि as the electron density over the metal increases, the synergic bonding also increases। सिनर्जिक बॉन्डिंग भी इंक्रीज करती। एक क्वेश्चन करो, अच्छा लगेगा आप। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक जनरल सा छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं कहता हूं द वीकेस्ट CO बॉन्ड स्ट्रेंथ is present in, नंबर पहला ऑप्शन MnCO होल 6 पर एक पॉजिटिव। नंबर दूसरा ऑप्शन है FeCO होल 5, VCO ऐसे ऐसे। एक मिनट, VCO होल 6 पर एक नेगेटिव, और नंबर डी ऑप्शन है ऑल हैव इक्वल स्ट्रेंथ। सबकी स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपका आंसर होना चाहिए और आप किस चीज को देखो। तो सबसे पहले तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। अगर हम ये देखें तो मेटल ए वाले में Mn पर 1 पॉजिटिव, हाँ +1, Fe पे तो कोई चार्ज है नहीं, 0, और वेनेडियम पे -1 है। तो वेनेडियम -1 के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, नहीं होगी? यस सर, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और मैंने ऊपर आपको क्या समझा, as the electron density increases the synergic bonding also increases। if the synergic bonding increases CO bond strength decreases। दिखाई दे रहा इसमें है? सबसे कम जैसे वीकेस्ट होगा। तो what will be your answer? C। the answer will be C। इसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए वीकेस्ट CO बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, या मैं कह सकता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट जो है V2C बॉन्ड होगा, मेटल टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़िया होगी सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी आसानी से पॉसिबल हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। नेक्स्ट, अब बेटा एक बात बताओ, मैंने ऊपर लिखा है आपको पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर एक्सेप्टर। एक तरीका और है, वो भी देखो, पाई डोनर लिखो। क्या लगे क्या? यस, पाई donor ligands, it is also another type। ये वाला जो
पाई डोनर लिगेंड में लिखा रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो यूजेस दिए गए लास्ट में, उसमें इसके एग्जांपल्स दिए गए। इट इज आल्सो इन योर कोर्स। देखिए, देयर आर सेवरल लिगेंड्स in which lone pair is not present. Lone pair is not present. But they can act as ligands या electron donor species. By donating their pi electron density. एग्जाम्पल देखो, प्यारा एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है, बेंजीन। फॉर्मूला C6H6, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। यही तो है बेटा आपके पास। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। और बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल एटम को जा सकती है। इसको इस तरीके से आप देख रहे हो कि 2 2 4 2 6, there are 6 pi electron are available and all are available for the donation। तो इसको लिख सकते हैं, इसका नाम ईटा की पावर 6 बेंजीन, ईटा की पावर 6 बेंजीन। क्लियर हो रही है मेरी बात? 6 एटम प्रेजेंट हैं और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। जितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे ईटा के ऊपर उतना ही वैल्यू रखेंगे। बेंजीन में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट थे, इसलिए हमने ईटा के ऊपर 6 रखा। ध्यान रखिएगा, इट कैन ऑल्सो डोनेट द 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो ईटा के ऊपर जो पावर रखेंगे वो रखेंगे जितने कार्बन प्रेजेंट है। मैं एक आध एग्जांपल और बताता हूँ आपको। ये तो मैंने पहला एग्जांपल बताया, मैं 1 2 एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा प्यारा कंपाउंड है नेगेटिव। दिस इज नोन एज साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। इट इज ए एनायन, ध्यान रखिए, समझ पाता? ठीक है, फॉर्मूला देखो बेटा, इसका क्या हो जाएगा, C5H5 पर 1 नेगेटिव। बोलो बेटा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पाई। देयर इज ए कॉन्जुगेशन। पर कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिक कैरेक्टर स्टेबलाइज हो रहा है एंड देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसमें 2 इसमें और 2 नेगेटिव। तो देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बच्चे, नाम क्या हो जाएगा? ईटा की पावर बताओ कितना लिखूं, 6 या 5? हाउ मेनी कार्बन एटम्स? वेरी 5। ईटा की पावर 5 साइक्लोपेंटाडाइन
साइक्लोपेंटा डाइनाइल, ईटा की पावर 5 साइक्लोपेंटा, और एक आसान सा एग्जाम्पल एक देता हूं आपको। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट की जा सकती है। इसमें भी इस तरीके से दिखा सकते हो आप, अगर आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाओ और रेजोनेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखो तो इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि ये मेटल को डोनेट, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट व्हिच कैन बी डोनेटेड। तो इसका नाम हो जाएगा ईटा की पावर, बताओ कितना? 2। इथीन या इथाइलिन? इथीन और इथाइलिन। मेरी बात समझ में आ रही नहीं यार? यहां तक मैंने आज जो आपको बताया वो डोनर एटम्स का के बेसिस पर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, इस तरीके का भी क्लासिफिकेशन लिगेंड्स का है। ये तो लिगेंड, हाँ बेटा इसमें बस पाई इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेंगे, लोन पेयर वगैरह नहीं करेंगे? अगर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है तो डोनेट होगा, और अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है तो डोनेट नहीं। ठीक। तो ये हम लोगों ने आज लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया। यहाँ एक चीज मैं ऊपर बता रहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर, थोड़ी देर और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैं आपको और आज जानकारी दूंगा, उसके बाद आपको फ्री करूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सीखते जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है? आसान सी चीज है, क्योंकि हमने आज बात कर ली है कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो मैं चाहूंगा कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर सीख। हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने बताया था coordination number is equal to the number of electrons pair donated to the ligand by the central atom. So the total number of electron pair donated by the ligand या accepted by the central metal atom? Central metal. Accepted by the central metal atom. जरा दो एक का ध्यान रखो। जैसे मैं कहता हूं कि पहला K4 efficiency, क्या कह रहा हूं? K4 efficiency. Cyanide ion is a monodentate ion. एम्बीडेंटेट है, लेकिन एमबी में भी तो मोनोडेंटेट ही है। साइनाइड है, डोनेट करेगा तो 6 डोनेट कर सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन के लिए हो गया 6। नंबर बी, आपसे कहे Na Fe EDTA, तो EDTA इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। एक आध और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं कहूं CO En होल ट्वाइस OX और Cl बार, कोबाल्ट +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ, देखो इधर ध्यान से। En इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन एक, इथाइलिन डायमीन 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। तो दो तो एक इथाइलिन डायमीन 2 करेगा तो 4 यहां से हो जाएंगे, और ऑक्सिलेट आयन बाइडेंटेट है, 4 और 2 6। अच्छा, एक और एग्जांपल आपसे मैं कहूं कि एक कॉम्प्लेक्स है PT NH3 होल 4 Cl2 और PTCl होल 4, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा। As because in this type of compound the cation and anion both are complexes,
they both will have the coordination number, the different coordination numbers. इस प्लेटिनम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन, तो इस कोऑर्डिनेशन 2 क्लोरीन 6, ठीक है। और इस प्लेटिनम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 क्लोरीन है और क्लोरीन मोनोडेंटेट है, तो इसके लिए मोनोडेंटेट 2 हो जाएंगे। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई नहीं अभी? एक और क्लासिकल एग्जांपल, KPtCl3 और ईटा की पावर 2 C2H4, मतलब इथाइलिन। समझ बात आ रही है यार? यस बेटे, अगर इसका मैं नाम बताऊं ना, तो इसका नाम याद रखना। इसका नाम है जी साल्ट। C2H4 मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया, पाई एसिड लिगेंड। C2H4 सॉरी पाई डोनर, पाई डोनर लिगेंड। तो ये पाई डोनर लिगेंड एक ही तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, क्योंकि एक ही तो पाई बॉन्ड है C2H4। एक तो यहां से डोनेट करेगा, और क्लोरीन मोनोडेंटेट है और 3 क्लोरीन लगे, 3 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डोनेट करेगा, 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। निकाल लोगे? अच्छा, मैं कोई न्यूट्रल लिगेंड की बात करूं, जैसे मैं कहूं FeCO5, न्यूट्रल लिगेंड के साथ साथ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड लगे बताओ? 5-6 लिगेंड, बट मामला खत्म। जितने लिगेंड मोनोडेंटेट अगर लगे, तो जितने लिगेंड लगे हो उतना ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मेरी बात समझ में आ गई? जितने लिगेंड लगे होंगे उतना ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होगा। भाई, वैसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डाटाज भी जो है साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताए हैं कि अधिकतर हमको किस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। अभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख गए क्या आप? यस सर। डायरेक्ट ये देखना है कि अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो जितना भी लिगेंड लगे हैं उसी के हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। एक आध दो और देख लो। जैसे मैं अपने आप बताना, स्विटजर साल्ट होता है CuNH3 SO4, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। बस, इसमें क्या प्रॉब्लम? जितने भी लिगेंड्स लगे वही कोऑर्डिनेशन नंबर, वही उसका कोऑर्डिनेशन। जैसे मैं कहूं COEN होल थ्राइस पर 3 पॉजिटिव। अब मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहता हूं, बताओ कितना? 6। एक EN 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो 3 EN मिलके कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ बात आ रही नहीं यार? यस सर। दो एक बातें लिखा देता हूं, इसके बारे में लिख नोट। देखिए, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मोनोवेलेंट कैटायन इज 2 और 4। अगर मोनोवेलेंट कैटायन है तो 2 होगा या 4 होगा। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है, वो भी लिख लो। एक्सेप्ट Ag पॉजिटिव। अगर Ag पॉजिटिव तो इसके लिए ऑलवेज 2। अच्छा। और अगर
CR पॉजिटिव है हम्म, तो ऑलवेज 6, ये ध्यान रखना बेटा। हम्म, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा बताए गए, साइंटिस्ट ने बताए हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा। जनरली coordination number of bivalent cation is 4 or 6, except platinum 2 positive, palladium 2 positive, only 4, हमेशा 4 ही दे। Hg2 पॉजिटिव मरकरी, इसके लिए 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। 4 और lanthanum 2 पॉजिटिव, ऑलवेज 6। इसी तरीके से जनरली coordination number of trivalent metal is 6, ट्राइवेलेंट के लिए 6 होता है 6 एक्सेप्ट Au3 positive and Al3 positive, which have the coordination number of 4 or 6. मतलब Au+3 का फिक्स है 4 और Al+3 का 6 है। 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। अच्छा, बात बाकी सबके लिए हमेशा 6 होगा। Au3 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव के लिए मे बी 4 एंड मे बी 6। अच्छा ठीक। इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया था कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है तो बेटा हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही देता है। 6 होगा। समझ में आता है नहीं आ रही? तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में इतनी जानकारी रखो। नेक्स्ट डे इसके आगे से शुरू करूंगा, आपको इतना पढ़ के आइए और लिगेंड्स के नाम अच्छे से याद कीजिए जिससे कि IUPAC नोमेनक्लेचर की बात की जा सके। ठीक है बेटे? ओके सर, गुड नाइट।